हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं आपका स्वागत करता हूँ। मानव विकास क्या होता है? मानव विकास के बारे में जानते हैं। ये अध्याय नंबर 3 है, कक्षा 12 का इतिहास है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं एक ही शॉर्ट में कि क्या है और कितना महत्वपूर्ण है। तो पहला आप देख सकते हैं मानव विकास। मानव विकास क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट यानी 2023-24 के हिसाब से है, रिपोर्ट के अनुसार। तो आइए जानते हैं क्या है। तो पहला है वृद्धि और विकास। शब्द आपके लिए नए नहीं हैं। आपने चारों तरफ लगभग प्रत्येक वस्तु जिसे आप देख सकते हैं और बहुत सी चीज़ें आप नहीं देख सकते बढ़ती और विकसित होती है। ये वस्तुएं, पौधे, नगर, विचार, राष्ट्र, संबंध अथवा यहाँ तक कि आप स्वयं भी हो सकते हैं। इसका क्या अर्थ है? आइए जानते हैं। क्या वृद्धि और विकास का एक ही अर्थ है? क्या दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं? तो आइए जानते हैं। इस अध्याय में राष्ट्रों और समुदाय के संदर्भ में मानव विकास की अवधारणा को विवेचना किया जाएगा। तो वृद्धि और विकास क्या होता है, आइए जानते हैं। वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन और इंगित करते हैं। अंतर यह है कि वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। इसका चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। इसका अर्थ है कि परिवर्तन धनात्मक वृद्धि दर्शाते हुए अथवा ऋणात्मक ह्रास इंगित करते हुए हो सकता है। ये भूगोल का पेपर है। पेपर नंबर, ये रोल नंबर डाला जाता है। यहाँ पर ये है। ये पेपर आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पेपर नंबर 2 है, इसको हम हल करेंगे। भौगोलिक यानी सैद्धांतिक भूगोल, जियोग्राफी थ्योरेटिकल जो है 70 नंबर का होता है। तो ये हम आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहे हैं। क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, तो ये आप देख सकते हैं। विकल्प 1 से 17 प्रश्नों तक होते हैं और ऐसे ही सब क्वेश्चन हैं। ये बहुविकल्पी हैं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कक्षा 12 के ये भूगोल का दूसरा सेट है। दूसरे सेट में आप देख सकते हैं कैसे हैं। 2025 का क्वेश्चन पेपर है, तो समझ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों है। अभी हम इसको हल करेंगे, इस पेपर को अच्छे तरीके से कि आखिर में इस पेपर में है क्या। तो इसको जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हल करते हैं अच्छे तरीके से। और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सेक्शन सी है, तो देख लीजिए पेपर कैसे होता है। उसके बाद हम इसको हल करना शुरू करते हैं। तो आइए इसको हल करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन पेपर को। ठीक, आइए हल करते हैं। तो खंड ख में ये हल करेंगे हम। तो आइए अब ये बताया गया कि कैसे कैसे क्या क्या है। तो उस प्रश्न पत्र, इस प्रश्न पत्र को हम हल करेंगे कि कैसे क्या क्या प्रश्न आए थे और उनके उत्तर क्या हो सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अंक योजना के अनुसार मुख्य परीक्षा 2025 का विषय वस्तु भूगोल का है। 29 है पेपर कोड, ये 64-1-12 है। ठीक, और यहाँ पर हम जैसे कि पेपर होता है तो पेपर में हम सिर्फ क्वेश्चन का आंसर सिर्फ लिखते हैं। तो पेपर जो कॉपी होता है उसमें हम सिर्फ आंसर लिखेंगे। तो आंसर ऐसे ही लिखा जाएगा, जैसे एक का डी सही है तो एक का डी सही लिखेंगे, 2 का सी है तो ये आपका लिख देंगे। क्वेश्चन नहीं लिखना है। ये 3 का सी है, ये 4 का बी है, ये 5 का डी है, ये 6 का सी है, ये 7 का बी है, 8 का सी है, ये 9 का डी है, 10 का ए है, 11 का सी है, 12 का सी है, ये 13 का बी है, 14 का सी है, ये 15 का देख लीजिए इसमें क्या है। 15 का ये क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित तालिका और अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्न 15 से 17 तक लिखिए। क्वेश्चन का आंसर। मानव विकास की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं मानव विकास समवर्ग क्या है? तो आइए जानते हैं। मानव विकास का स्तर ये है, मानव विकास सूचकांक का स्कोर ये है। अति उच्च वाले क्या स्कोर करते हैं? 0.800। उच्च वाले
0 से 799 के बीच। मध्यम वाले 0.550 से 0.0699 तक के बीच में रहते हैं। निम्न वाले 0.549 से नीचे होते हैं। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। उच्च मानव विकास वाले देश की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। वे सामाजिक खंड में बहुत निवेश कर रहे हैं। लोगों और सुशासन में उच्चतर निवेश ने इस वर्ग के देशों को अन्य देशों से सर्वथा अलग कर दिया है। मध्यम मानव विकास के मध्यम स्तर वाले अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हुआ है। इनमें अनेक देश अधिक लोकोन्मुख नीतियों को अपनाकर तथा सामाजिक भेदभाव को दूर करके तेजी से अपने मानव विकास स्कोर में सुधार कर रहे हैं। ये 15 का है। निम्न में से कौन सा अंक मानव विकास सूचकांक के मध्यम श्रेणी के सीमांतर को दर्शाता है? तो वो है 0.149। उच्च मानव विकास वाले देशों के साथ सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? सामाजिक क्षेत्र में अधिकतम निवेश लागू होता है। मानव विकास के मध्यम स्तर वाले देशों में अधिक सुधार चिन्हित होता है। डी, समाज आधारित नीतियों द्वारा। खंड ख में प्रश्न संख्या 18 से 19 की स्रोत आधारित प्रश्न देखते हैं। तो 18 है, ऑस्ट्रेलियाई पर महाद्वीपीय रेल मानचित्र का अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये महाद्वीप के किस भाग में यह रेल लाइन स्थित है? यह दक्षिणी भाग में स्थित है। तो यहाँ पर दक्षिणी भाग ये है, ठीक है ना, ये रेल लाइन जैसे। इस रेल मार्ग में के स्टेशनों की पहचान कीजिए ए तथा बी के रूप में। तो फॉरेस्ट ए है, बी है रोटा। इस रेल मार्ग के सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम में स्थित सिरे हैं स्टेशनों के। पूर्व में सिडनी, सबसे पश्चिम में पर्थ है। निम्नलिखित ये प्रश्न केवल दृष्टिबाधित के लिए होता है, तो ये आपको नहीं करना है, दृष्टिबाधित लोगों को करना है। 19 नंबर क्वेश्चन है। अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। मुक्त व्यापार की स्थिति क्या होती है? व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार अथवा व्यापार उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। यह कार्य व्यापारिक अवरोधों जैसे सीमा शुल्क को घटाकर किया जाता है। घरेलू उत्पादों एवं सेवाओं को प्रतिस्पर्धा करने के लिए व्यापार उदारीकरण सभी स्थानों से सेवाओं और वस्तुओं के सेवाओं के लिए अनुमति प्रदान करता है। भूमंडलीकरण और मुक्त व्यापार विकासशील देश की अर्थव्यवस्था को उन पर प्रतिकूल प्रबंध थोपते हैं तथा उन्हें विकास के समान अवसर न देकर बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। परिवहन एवं संचार तंत्र के विकास के साथ ही वस्तुएं एवं सेवाएं पहले की अपेक्षा मुक्त व्यापार को केवल संपन्न देशों को ही बाजार को ही नहीं ले जाना चाहिए। व्यापार उदारीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। व्यापार के लिए अर्थव्यवस्थाओं को खोलने के कार्य को मुक्त व्यापार या व्यापार उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। यह टैरिफ जैसी व्यापार बाधाओं को कम करके किया जा सकता है। भूमंडलीकरण और मुक्त व्यापार ने विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को किस प्रकार प्रभावित किया है? भूमंडलीकरण और मुक्त व्यापार विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को उन पर प्रतिकूल परिस्थितियां थोपकर उन्हें विकास के समान अवसर न देकर बुरी तरह से प्रभावित किया है। मुक्त व्यापार के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए विकासशील देशों को क्या करना चाहिए? किन्हीं 2 उपायों का उल्लेख कीजिए। आइए जानते हैं। पहला उपाय है उन्हें अपने बाजारों को विदेशी उत्पादों से सुरक्षित रखना चाहिए। दूसरा है उन्हें सस्ती कीमत के डंप किए गए सामानों से सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि वह घरेलू उत्पाद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फुटकर और ये देखिए प्रश्न संख्या 20 से 23 के लघुत्तरीय प्रश्न क्या है? फुटकर और थोक व्यापार में उदाहरण सहित ये अंतर स्पष्ट कीजिए। फुटकर व्यापार क्या होता है?
ये वह व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है। दूसरा है अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय से नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होता है। फेरी, रेहड़ी, ट्रक द्वारा द्वार द्वार से द्वार, डाक आदेश, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीनें तथा इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार सहित इसके उदाहरण हैं। फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेता की पूंजी पर ही अपने कार्य का संचालन करते हैं। थोक व्यापार का संगठन अनेक बिचौलिए, सौदागरों और पूर्तिघरों द्वारा होता है। श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडार भी निर्माताओं से सीधी खरीद करते हैं। थोक विक्रेता प्रायः फुटकर भंडारों को उधार देते हैं और 21 नंबर का ये प्रश्न है, प्रकृति और मनुष्य जटिलता से आपस में जुड़े हुए हैं। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। प्रकृति और मनुष्य अविभाज्य तत्व है और उन्हें समग्र रूप से देखा जाना चाहिए। दूसरा है भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया जाता है। पृथ्वी के रूप, तूफान की आँख, नदी के मुख, हिमनद के प्रोत, नासिका, जल डमरू मध्य की ग्रीवा और मृदा की परिच्छेदिका का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार प्रदेश, गांवों, नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया गया है। सड़कों, रेलवे और जल मार्गों के नेटवर्क को परिसंचरण की धमनियों के रूप में वर्णित किया गया है। मनुष्य प्रकृति प्रदत्त अवसरों का उपयोग करता है। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। तो आइए जानते हैं। मानव पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा संभावनाएं निर्मित करते हैं। मानव अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर बढ़ता है। मानव गतिविधि एक सांस्कृतिक परिदृश्य का निर्माण करती है। मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र है। उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्रामास्थल, विशाल नगरीय प्रसार खेत, फलोद्यान, मैदानों व तरंगती पहाड़ियों में चरागाहें, तटों पर पतन और महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग तथा अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि होते हैं। भारत में जैव ऊर्जा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है जिसे जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है, जिसमें कृषि अवशेष, नगरपालिका, औद्योगिक तथा अन्य अपशिष्ट शामिल होते हैं। जैव ऊर्जा ऊर्जा परिवर्धन का एक संभावित स्रोत है। इसे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा अथवा खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे अपशिष्ट एवं कूड़ा कचरा को प्रक्रमित करके ऊर्जा पैदा की जाती है। यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक जीवन को भी बेहतर बनाएगा। यह पर्यावरण प्रदूषण घटाएगा, विकासशील देशों की आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा तथा जलाऊ लकड़ी पर दबाव कम करेगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो ये है तालिका, इसको समझकर नीचे के प्रश्नों को उत्तर देना होगा। किस जनगणना वर्ष में नगरीय जनसंख्या की 10 की वृद्धि सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो ये है 1981 है। भारतीय नगरीय जनसंख्या की बढ़ती हुई प्रवृत्ति की व्याख्या कीजिए। भारत में 1961 से 2011 तक शहरी जनसंख्या में नियमित वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। 1961 में यह 17.97% और 2011 में 31.16% दर्ज की गई है। भारत में निरंतर बढ़ती हुई नगरों की संख्या का विश्लेषण कीजिए। 1961 से 2011 तक नगरों की संख्या में नियमित रूप से वृद्धि हुई है। 1961 में यह 2365 और 2011 में 6171 थी। 1981 और 1991 के बीच कस्बों का तीव्र विकास दर किया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। और यही भूगोल का दूसरा प्रश्न पत्र था, हमने जो हल किया बहुत अच्छी तरीके से। आप इसको
अच्छे से पढ़िए और अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।